नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से लाइव क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग क्लास 10th की ज्योग्राफी की सीरीज को लेके हुए चल रहे हैं, चैप्टर वाइज चल रहे हैं, क्योंकि इसमें वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और इससे बोरिंग होने की संभावना रहेगी। इसलिए हम लोगों ने चैप्टर वाइज चल रहा है। पहला चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमारा टॉपिक का नाम क्या था, संसाधन और विकास। और आज का हमारा दूसरा चैप्टर है। दूसरा चैप्टर क्या है? वन एवं वन्य जीव संसाधनों के बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो एक एक करके सारे पॉइंट को समझते हुए भी चलते रहेंगे। अब देखिए, नारक, ये आप लोग खुद से पढ़ सकते हैं, ये कोई बताने की चीज नहीं है। लेकिन हम लोग सीधा मुद्दे पर आते हैं। इस ग्रह पर हम सूक्ष्म जीवाणु और बैक्टीरिया, जोंक से लेकर वृक्ष, वटवृक्ष, हाथी, ब्लू व्हेल तक करोड़ों एक दूसरे जीवधारियों के साथ रहते हैं। ये पूरा आवासीय स्थल जिस पर हम रहते हैं अत्यधिक जैव विविधताओं से भरा हुआ है। मानव और दूसरे जीवधारी एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसका हम नाम मात्र एक हिस्सा है और अपने अस्तित्व के लिए इसके विभिन्न तत्वों पर निर्भर रहते हैं। उदाहरणतः वायु, जिसमें हम सांस लेते हैं, जल जिसे हम पीते हैं, और मृदा जो अनाज पैदा करती है, जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। पौधे, पशु, सूक्ष्म जीवी इनका पुनर्सृजन करते हैं। वन पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये प्राथमिक उत्पादक हैं जिन पर दूसरे सभी जीव निर्भर करते हैं। ठीक है ना? आगे देखिए, वन्य जीवन कृषि फसल उपजातियों में अत्यधिक जैव कुशल विविधताएं पाई जाती हैं। ये आकार और कार्य में विभिन्न है, परंतु अंतर निर्भरताओं में जटिल जाल द्वारा एक तंत्र में गुथी हुई है। तो ये वन्य जीवन और कृषि फसल की प्रजातियों को सम्मिलित रूप में दर्शा रहे हैं। भारत में प्राणी जात और वनस्पति जात और प्राणी जात, यदि आप आसपास नजर दौड़ाते हैं तो आप पाएंगे कि कुछ ऐसे प्राणी और पौधे जो आपके क्षेत्र में ही देखने को मिलते हैं। क्या है? ये केवल आपके क्षेत्रों में ही देखते हैं, लेकिन वास्तव में भारत जैव विविधता के संदर्भ में विश्व में सबसे समृद्ध देशों में से एक है। यहाँ विश्व की सारी जैव विविधताओं की 8% संख्या, लगभग 16 लाख पाई जाती उपजातियां। ये अभी खोजी जाने वाली उपजातियों से 2 या 3 गुना है। आप पहले ही भारत में पाए जाने वाले वनों और वन्य जीव संसाधनों के क्षेत्रफल और किस्मों के बारे में पढ़ चुके हैं। आपने सोचा होगा कि संसाधनों का आपके दैनिक जीवन में क्या महत्व है। ठीक है ना? आप देखिए आगे क्या कह रहे हैं। ये विविधता वनस्पति जात और प्राणी जात हमारे हर रोज के जीवन में इतने गुथे हुए हैं कि हम इनकी कदर नहीं करते, परंतु पर्यावरण के प्रति हमारी असंवेदना के कारण पिछले कुछ समय से हम इन संसाधनों पर भारी दबाव बढ़ा रहे हैं। दबाव किस प्रकार के? हम लोग इनका अंधाधुंध इस्तेमाल कर रहे हैं इनके संरक्षण के बिना। कुछ अनुमान यह कह सकते हैं कि भारत में 10% वन्य वनस्पति जात और 20% स्तनधारियों को लुप्त होने का खतरा है। इनमें से कई उपजातियां जो नाजुक अवस्था में हैं और लुप्त होने की कगार पर हैं। इनमें चीता, गुलाबी सिर वाली बत्तख, पहाड़ी कोयल और जंगली चींटीदार उल्लू और मधुगा इंसिग्निस, मतलब महुआ की जंगली किस्म, उबेरिडिया, हेप्टान्यूरॉन, घास की प्रजातियां जैसे पौधे शामिल हैं। वास्तव में कोई भी नहीं बता सकता है कि हम कितनी प्रजातियां लुप्त हो चुकी हैं अब तक। आज हमारा ध्यान अधिक बड़े और दिखाई देने वाले प्राणियों पर, पौधों के लुप्त होने पर अधिक केंद्रित है, परंतु छोटे प्राणी जैसे कीट और पौधे भी महत्वपूर्ण होते हैं। ये क्या है, किस प्रकार वनस्पतियों का लगातार विनाश हो रहा है, चाहे कोई भी रीजन से हो। भारत में ये क्या लुप्त होते वनों के बारे में बात करता है। भारत में जिस पैमाने पर वन कटाई हो रही है वो विचलित कर देने वाली बात है। देश में वन आवरण में के अंतर्गत अनुमानित 79.42 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल है। यह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना 24.16% है। ठीक है ना? मतलब 16 है, 24.16% है। सघन वन कितने प्रतिशत है हमारे? 12.2 है, और खुला वन 9.12। तो ये फॉरेस्ट रिपोर्ट ऑफ 2015, मतलब ये फॉरेस्ट रिपोर्ट ऑलरेडी आ चुकी है, 2019 की आ चुकी है। लेकिन इसको आप इसे अपडेट कर सकते हैं। उसमें वनों का कुछ क्षेत्रफल बड़ा है जो वन्य क्षेत्र का है भौगोलिक क्षेत्र में।
अनुसार वर्ष 2013 सघन वनों के क्षेत्र में 3,775 वर्ग किलोमीटर, जैसा कि मैंने बताया 2019 की जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आ चुकी है, तो उससे आप लोग डेटा अपडेट कर लेना। आओ हम विभिन्न प्रकार के पौधे और प्राणियों की जातियों के बारे में पता लगाएं। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ IUCN के अनुसार निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया गया है। तो IUCN एक प्रकार की डेटा बुक है, इसमें क्या है, विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के संरक्षण से संबंधित बात हो गई कि सामान्य श्रेणी में कौन से है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सामान्य प्रजाति। ये वे प्रजातियां हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, जैसे पशु, साल, चीड़ और कृंतक, रोडेंट्स इत्यादि हैं। संकटग्रस्त जातियां, ये वे जातियां हैं जिनके लुप्त होने का खतरा है, जिन विषय परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है। यदि वे जारी रहती हैं तो इन जातियों का जीवित रहना कठिन है। काला हिरण, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, गैंडा, शेर, पूंछ वाला बंदर, सगाई हिरण जो मणिपुरी हिरण इत्यादि इन प्रकार की प्रजातियों या जातियों के उदाहरण देखने को मिलते हैं। वनरेबल की कैटेगरी में कौन से आते हैं, मतलब जो सुभेद्य जातियां हैं उसके अंतर्गत ये IUCN की डेटा की प्रजातियों के माला में वर्गीकरण है। ये वे जातियां जिनका संकट घट रहा है, यदि इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाले परिस्थितियां नहीं बदल जाती है, इनकी संख्या घटती रहती है, तो ये संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में शामिल हो जाएंगी। नीली भेड़ है, एशियाई हाथी है, गंगा नदी की डॉल्फिन इत्यादि इस प्रकार की जातियां इसके उदाहरण हैं। दुर्लभ जातियां कौन सी हैं, इन जातियों की संख्या बहुत कम या सुभेदी हैं, यदि इनको प्रभावित करने वाले विषम परिस्थितियां नहीं परिवर्तित होती तो ये संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ सकती हैं। अब स्थानिक जातियां कौन सी होती हैं, जो प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली जातियां। अंडमानी टील है, जैसे निकोबारी कबूतर है, अंडमानी जंगली सुअर है, अरुणाचल प्रदेश के मिथुन इन जातियों के उदाहरण हैं, जो स्थानीय प्रकार की जातियों की कैटेगरी में आते हैं। ये IUCN की जो बुक है, डेटा बुक है, उसके हिसाब से इसमें वर्गीकृत किया गया है। आगे देखिए लुप्त जातियां। अब लुप्त जातियों की कैटेगरी में कौन से आ रहे हैं, ये वे जातियां इनके रहने आवास में खोज करने पर अनुपस्थित पाई जाती हैं। ये उपजातियां स्थानीय क्षेत्र, प्रदेश, देश, महाद्वीप या पूरी संख्या या पूरी पृथ्वी से लुप्त हो गई हैं। ये उपजातियां में एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाली बतख शामिल हैं। एशियाई चीता कहाँ चला गया, अब एशियाई चीता के बारे में। भूमि पर रहने वाले दुनिया का सबसे तेज स्तनधारी प्राणी चीता बिल्ली परिवार का एक अजूबा और विशिष्ट सदस्य है, जो 112 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ सकते हैं। ये चीते के बारे में बता रहे हैं। लोगों को आमतौर पर भ्रम रहता है कि चीता एक तेंदुआ होता है। चीते की विशेष पहचान उनकी आंख के कोने से मुंह तक नाक के दोनों ओर फैली आंसुओं की लकीर नुमा निशान है। 20वीं शताब्दी से पहले चीते अफ्रीका और एशिया में दूर दूर तक फैले हुए थे, परंतु उनके आवासीय क्षेत्र के और शिकार की उपलब्धता कम होने से लुप्त हो चुके हैं। और भारत में तो यह जाति 1952 में भी लुप्त घोषित कर दी, मतलब भारत में चीते की प्रजाति ऑलमोस्ट पूरी लुप्त कर दी, मतलब लुप्त घोषित कर दिया भारत में। ठीक है। वे प्रतिकूल कारक कौन से हैं जो वनस्पति जात और प्राणी जात के लिए भयानक या भयानक हास हुआ है। यदि आप चारों ओर नजर दौड़ाएंगे तो ये पाएंगे कि किस प्रकार हमने प्रकृति के संसाधनों को या संसाधनों में परिवर्तित किया है। अब देखिए स्लाइड थोड़ी ऊपर नीचे हो गई थी। हमें लकड़ी, छाल, पत्ते, रबड़, दवाइयाँ, भोजन, ईंधन, चारा आदि खाद्य इत्यादि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वनों और वन्य जीवन से प्राप्त होता है। इसीलिए हम जिन्होंने वन और वन्य जीवन को नुकसान पहुंचाए हैं। भारत में वनों का सबसे बड़ा नुकसान उपनिवेश काल में रेल लाइन, कृषि, व्यवसाय, वाणिज्य, वानिकी और खनन क्रियाओं में वृद्धि से हुआ है। स्वतंत्र प्राप्ति के बाद भी इन संसाधनों के सिकुड़ने से कृषि का फैलाव महत्वपूर्ण कारकों से एक रहा है। भारत में वन सर्वेक्षण के अनुसार 1952-1980 के बीच में 26,200 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित कर दिया गया है। अधिकतर जातियां विशेषकर पूर्वोत्तर और मध्य भारत की स्थानांतरित झूम खेती वाली या स्लैश बर्न खेती के चलते वनों की कटाई का या निम्नीकरण हुआ है। ठीक है ना, झूम कृषि के बारे में। अब ये क्या सवाल कर रहे हैं कि भाई क्या उपनिवेशी वन नीति को दोषी माना जाए। हमारे कुछ पर्यावरण विशेषज्ञ अनुसार कई क्षेत्रों में संवर्धन, वृक्षारोपण और वाणिज्यिक दृष्टि से कुछ
यह एकल वृक्ष जातियों के बड़े पैमाने पर रोपण करने से पेड़ों की दूसरी जातियां खत्म हुई हैं। उदाहरण के तौर पर सागवान के एकल रोपण से दक्षिण भारत में अन्य प्राकृतिक वन बर्बाद हो गए और हिमालय में चीड़ पाइन के रोपण से हिमालय और रोडोडेंड्रॉन वनों का क्या हुआ, नुकसान हुआ है। बड़ी विकास परियोजना से वनों को बहुत नुकसान पहुंचाया गया और 1952 से नदी घाटी परियोजना के कारण 500 वर्ग किलोमीटर से अधिक वनों को साफ करना पड़ा। यह प्रक्रिया अभी भी जारी है और मध्य प्रदेश में 4000 हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र नर्मदा सागर परियोजना के पूर्ण हो जाने से जलमग्न हो गया। वनों की बर्बादी से खनन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पश्चिम बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व, तो ये ध्यान रखना, बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में डोलोमाइट खनन के कारण गंभीर रूप से खतरे में है। तो इसमें कई प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों को नुकसान पहुंचाया और कई जातियों जिसे भारतीय हाथी में शामिल है के आवागमन मार्ग को क्या क्या बाधित किया है। आगे देखिए, वन से वन अधिकारी, मतलब बहुत से वन अधिकारी और पर्यावरणविद ये मानते हैं कि वन संसाधनों की बर्बादी में पशुचारण और ईंधन के लिए लकड़ी कटाई मुख्य भूमिका निभाते हैं। यद्यपि इनमें कुछ सच्चाई हो सकती है, परंतु चारों ओर ईंधन हेतु लकड़ी की आवश्यकता पूर्त मुख्यतः पेड़ों की टहनियाँ काट कर की जाती है, न कि दूसरे पेड़ काट कर, दूसरे या पूरे पेड़ काट कर। वन पारिस्थितिकी तंत्र के मूल्यवान वन पदार्थों, खनिजों और अन्य संसाधनों को संघर्ष कोष हैं जो तेजी से विकसित होती औद्योगिक शहरी अर्थव्यवस्था की मांग की पूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है। ये आरक्षित क्षेत्र अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मायने रखते हैं, विभिन्न वर्गों के बीच संघर्ष के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा करते हैं। हिमालयन यव संकट, अब हिमालयन यव एक वृक्ष के बारे में बात कर रहे हैं। हिमालयन नीव चीड़ प्रकार की एक सदाबहार वृक्ष है, एक औषधीय पौधा है। हिमालयन नीव क्या है, औषधीय पौधा है जो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश क्षेत्रों में पाया जाता है। पेड़ की छाल, पत्तियां, टहनियां, एक सेकंड, और जड़ों से टक्सोल नामक एक रसायन निकाला जाता है। तो इसे क्या कैंसर रोगों को उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इससे बनाई गई दवाएं विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर औषधि है। इसके अत्यधिक निष्कासन से इस वनस्पति जाति को खतरा पैदा हो गया। पिछले एक दशक में हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और विभिन्न क्षेत्रों में योग के हजारों पेड़ सूख गए हैं। भारत में जैव विविधता को कम करने के लिए कारकों में वन्य जीवन के आवास का विनाश, जंगली जानवरों को मारना, खेतन, पर्यावरण प्रदूषण और विषाक्तीकरण, दावानल मतलब अग्नि द्वारा या अग्नि ज्यादा गर्मी की वजह से वनों का जलना आदि पर्यावरणीय विनाश के अन्य मुख्य कारकों में संसाधनों का असमान बंटवारा और उनका असमान उपभोग, पर्यावरण में रखरखाव की जिम्मेदारी की असमानता शामिल है। आमतौर पर विकासशील देशों में पर्यावरण विनाश मुख्य दोषी अत्यधिक जनसंख्या को माना जाता है। यद्यपि एक अमेरिकी नागरिक का औसत संसाधन उपभोग एक सोमाली नागरिक के औसत उपभोग से 40 गुना ज्यादा है। इस प्रकार शायद भारत को 5% धनी लोग 25% गरीब लोगों की तुलना में संसाधन उपभोग द्वारा पर्यावरण को अधिक नुकसान पहुंचाता है तथा इन 5% लोगों के पर्यावरण रखरखाव में भी कोई जिम्मेदारी नहीं है। प्रश्न यह है कि कौन क्या कहां से कितना उपभोग कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत के आधे से अधिक प्राकृतिक वन लगभग खत्म हो चुके हैं। एक तेज जलमग्न भूमिका सूख चुकी है, 70% धरातलीय जल प्रदूषित है, 40% मैंग्रोव क्षेत्र क्या लुप्त हो चुका है और जंगली जानवरों के शिकार और व्यापार वाणिज्य की दृष्टि से कीमती पेड़ पौधों की कटाई के कारण हजारों वनस्पति और वन्य जीव जातियां लुप्त हो कगार पर पहुंच गई है, लुप्त की, ठीक है ना, समाप्ति की ओर पहुंच गई है। क्रियाकलाप है, आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। वन और वन्य जीवन का विनाश मात्र जीवन का विषय नहीं है, जैव संसाधनों का विनाश सांस्कृतिक विविधता के विनाश से जुड़ा हुआ है। जैव विनाश के कारण कई मूल जातियां और वनों पर आधारित समुदाय निर्धन होते जा रहे हैं और आर्थिक रूप से हाशिए पर पहुंच गए हैं। ये समुदाय खाने पीने और औषधि, संस्कृति, अध्यात्म इत्यादि के लिए वनों और वन्य जीवन पर निर्भर है। गरीब वर्ग में महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक प्रभावित हैं। कई समाजों में खाना, चारा और जल और अन्य आवश्यकताओं की वस्तुओं को इकट्ठा करने की मुख्य जिम्मेदारी महिलाओं की होती है। जैसे ही इन संसाधनों की कमी होती जा रही है, महिलाओं पर कार्य भार बढ़ता जा रहा है और कई बार तो इनके संसाधनों को इकट्ठा करने के लिए 10 किमी से अधिक पैदल चलना पड़ता है। इससे गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं झेलनी पड़ती है। ये थ्योरी है, आप लोग इसको
एक बार पढ़ने से समझ में आ जाएगी। गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं झेलनी पड़ती हैं, काम का समय बढ़ने के कारण घर और बच्चों की अपेक्षा होती है, जिससे गंभीर सामाजिक दुष्परिणाम हो सकते हैं। वनों की कटाई के परोक्ष परिणाम। वनों की कटाई के परोक्ष परिणाम क्या हो गए? सूखा है, बाढ़ भी गरीब तबके को अधिक प्रभावित करता है। इस स्थिति में गरीब पर्यावरण निम्नीकरण का सीधा परिणाम होता है। भारतीय उपमहाद्वीप में वन और वन्य जीवन मानव जीवन के लिए बहुत कल्याणकारी है, तो ये आवश्यक है कि वन और वन्य जीवन के संरक्षण के लिए सही नीति बनाई जाए। भारत में वन और वन्य जीव संरक्षण की क्या प्रोसेस है, क्या प्रक्रिया है, उसको हम लोग देखते हैं। वन्य जीवन और वनों में तेजी से हो रहे ह्रास के कारण इनका संरक्षण बहुत आवश्यक हो गया, परंतु हमें वन और वन्य जीवन का संरक्षण करना आवश्यक है, क्यों? संरक्षण से पारिस्थितिक विविधता बनी रहती है तथा हमारा जीवन साध्य संसाधन जल, वायु और मृदा बने रहते हैं। विभिन्न जातियों के बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं के जीन जेनेटिक विविधता को भी संरक्षित करते हैं। उदाहरण के तौर पर हम कृषि में भी अभी भी पारस्परिक या पारंपरिक फसलों पर निर्भर है। जलीय जैव विविधता मोटे तौर पर मछली पालन बनाए रखने पर निर्भर है। 1960 और 70 के दशकों के दौरान पर्यावरण संरक्षकों ने राष्ट्रीय वन्य जीवन सुरक्षा कार्यक्रम की पुरजोर मांग की है। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया है, जिसमें वन्य जीवों के संरक्षण या अनेक रक्षण अनेक प्रावधान है। सारे भारत में रक्षित जातियों की सूची भी प्रकाशित की गई है। इस कार्यक्रम में तहत बची हुई संकटग्रस्त जातियों के बचाव पर, शिकार प्रबंधन और वन्य जीव आवासों के कानूनी रक्षण और जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाने आदि पर प्रबल जोर दिया गया है। तत्पश्चात केंद्रीय सरकार, कई राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव पशु विभाग स्थापित किए, जिनके बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं। केंद्रीय सरकार ने कई परियोजनाओं की घोषणा की, जिनका उद्देश्य गंभीर खतरों में पड़ गए विशेष वन प्राणियों के रक्षण करना था। और इन प्राणियों में बाघ, एक सींग वाला सांडा, कश्मीरी हिरण, हुंगुल, 3 प्रकार के मगरमच्छ जैसे स्व जल वाले, लवणीय जल वाले और घड़ियाल हो गए। ये देख, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का दृश्य है ये, जहाँ पर एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना आप लोगों को। ऐसे शेर और अन्य प्राणी शामिल है। इसके अतिरिक्त हैं कुछ समय पहले भारतीय हाथी, काला हिरण, चिंकारा, भारतीय घोड़ावन जिसे बस्टर्ड बोलते हैं, और हिम तेंदुआ आदि के शिकार और व्यापार पर संपूर्ण अथवा आंशिक प्रतिबंध लगाकर कानून रक्षण दिया। बाघ परियोजना क्या है? वन्य जीव संरक्षण में बाघ, टाइगर एक महत्वपूर्ण जंगली जाति है। 1973 में अधिकारियों ने पाया कि देश में 20वीं शताब्दी के आरंभ में बाघों की संख्या अनुमानित संख्या 55,000 से घटकर 1,827 हो गई है। बाघों को मारकर उनके व्यापार के लिए चोरी करना, आवासीय स्थलों का सिकोड़ना, भोजन के लिए अत्यावश्यक जंगली उपजातियों की संख्या कम होना, इसके अलावा जनसंख्या में वृद्धि बाघों की घटती संख्या के मुख्य कारण है। बाघों की खाल व्यापार और उनकी हड्डियां ऐसे देशों में परंपरागत औषधियों में प्रयोग के कारण ये जाति विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गई है। चूंकि भारत और नेपाल दुनिया में 2/3 बाघों को आवास उपलब्ध कराते हैं, अतः ये देश ही शिकार, चोरी और गैर कानूनी व्यापार वाले मुख्य निशाने पर है। तो समझ रहे हैं ना, मतलब बाघों का लगातार क्या हो रहा है, शिकार हो रहे हैं, भले कोई भी रीजन से वो, इसके कारण की प्रजातियां लगातार विलुप्त होती जा रही है। इसके लिए इन्होंने, गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट टाइगर विश्व स्तरीय, जो विश्व की बेहतरीन वन्य जीव परियोजनाओं में से एक है। इनकी शुरुआत 1973 में हुई थी। बाघ संरक्षण मात्र एक संकटग्रस्त जाति को बचाने का प्रयास नहीं, अपितु इनका उद्देश्य बहुत बड़े कारक के जैव जाति को बचाना है। उत्तराखंड के कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ है, ठीक है ना। ये कहाँ पर, कौन से राष्ट्रीय उद्यान है वो आप लोगों को पता। राजस्थान में सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य और असम में मानस, केरल में पेरियार बाघ रिजर्व। भारत में बाघ संरक्षण परियोजना के उदाहरण है। तो प्रोजेक्ट बाघ कब शुरू हुआ? 1973 में हुआ, बाघों के संरक्षण के लिए। आजकल संरक्षण परियोजना और जैव विविधता पर केंद्रित होती है, न कि उनके विभिन्न घटकों पर। संरक्षण के विभिन्न तरीकों की गहनता की खोज की जा रही है। संरक्षण नियोजन के किटों को भी महत्व मिल रहा है। वन्य जीव अधिनियम 1980 और 86 के तहत सैकड़ों तितलियां, पतंगों, मृगों और ड्रैगन फ्लाई को भी संरक्षित जातियों में शामिल किया गया। 1991 में पौधों की भी 6 जातियां पहली बार इस सूची में देखी गई है।
भारत में वन्य जीव पशु विहार राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में जानकारी प्राप्त और उनकी स्थिति मानचित्र पर अंकित है। वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार और क्या वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार और वितरण है। यदि हम वन और वन्य जीव संसाधनों को संरक्षित करना चाहें तो उनका प्रबंधन, नियंत्रण और विनियमन अपेक्षाकृत कठिन है। भारत में अधिकतर वन और वन्य जीवन या तो प्रत्यक्ष रूप से सरकार के अधिकतर क्षेत्र में या वन विभाग और वन अन्य विभागों के जरिए सरकार के प्रबंधन में है। इन्हें निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया। एक तो आरक्षित वन होते हैं, जो देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन किए गए हैं। जहां तक वन प्राणियों के संरक्षण की बात है तो आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। ये घड़ियाल के बारे में न्यूज में रहा था, ये उसी की रिपोर्ट है, ठीक है ना। इसको आप लोग पढ़ सकते हैं जब भी फ्री हो। अब देखिए संरक्षित वनों की बात करें तो रक्षित वन कौन से होते हैं। वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा है जो रक्षित वनों में। इन वनों को और अधिक नष्ट होने बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। अवर्गीकृत वन अन्य अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं अवर्गीकृत वन कहे जाते हैं। आरक्षित और रक्षित वन ऐसे स्थायी वन क्षेत्र होते हैं जिनका रखरखाव इमारती लकड़ी, अन्य वन पदार्थों उनके बचाव के लिए होता है। मध्य प्रदेश स्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र और जो कि प्रदेश के कुल वन क्षेत्रों का भी 75% है। इनके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में भी कुल वनों का एक बड़ा अनुपात आरक्षित वनों का है, जबकि बिहार, हरियाणा और पंजाब, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान में कुल वनों में रक्षित वनों का एक बड़ा अनुपात है। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों और गुजरात में अधिकतर वन अवर्गीकृत वन है और स्थानीय समुदाय का प्रबंधन है। तो ये थ्योरी टाइप का है, 10th क्लास के हिसाब से आप लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण रूप से देख सकते हैं। समुदाय और वन संरक्षण। वन संरक्षण की नीति हमारे देश में कोई नई बात नहीं है। आमतौर पर इस बात से अनजान है कि वन हमारे देश में कुछ मानव प्रजातियों के आवास भी हैं। भारत के कुछ क्षेत्रों में स्थानीय समुदाय सरकारी और अधिकारियों के साथ मिलकर अपने आवास स्थलों के संरक्षण में जुटे हैं, क्योंकि इसी से ही दीर्घकाल में इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। सरिस्काबाद रिजर्व में राजस्थान के गाँव के लोग वन्य जीव रक्षण अधिनियम के तहत वहां से खनन कार्य बंद करवाने के लिए संघर्ष करते हैं। कई क्षेत्रों में लोग स्वयं वन्य जीव आवासों की रक्षा कर रहे हैं और सरकार की ओर से हस्तक्षेप को भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। राजस्थान के अलवर में 5 गांवों में लोग 12,000 हेक्टेयर वन भूमि बहरादेव डाकव सेंचुरी घोषित कर दी है, जिसने अपने नियम कानून है जो शिकार वर्जित करते हैं तथा बाहरी लोगों की घुसपैठ यहाँ तक कि वन्य जीवों को भी बचाते हैं। ये क्षेत्र कहाँ पर? राजस्थान के अलवर में, ठीक है ना। पवित्र पेड़ों के झुरमुट विविध और दुर्लभ जातियों की संपत्ति। प्रकृति की पूजा सदियों पुराना जनजातीय विश्वास है जिनका आधार प्रकृति की रक्षा करना है। इन्हीं विश्वास ने विभिन्न वनों के मूल और कौमारी रूप से बचा कर रखा है। जिन पवित्र पेड़ों में झुरमुट देवी देवताओं के वन कहते हैं। वनों के इन भागों में या तो वनों के बड़े भाग में स्थानीय लोगों घुसते न कि किसी और छेड़छाड़ करने देते हैं। कुछ समाज कुछ विशेष पेड़ों की पूजा करते हैं। तो ये आप लोग इसके बारे में बता रखा है, आप खुद से भी इसको पढ़ सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हिमालय में प्रसिद्ध चिपको आंदोलन कई क्षेत्रों में वन कटाई रोकने में कामयाब नहीं रहा, अपितु यह भी दिखाई दिया कि स्थानीय पौधों की जातियों को प्रयोग करके सामुदायिक वनीकरण अभियान को सफल बनाया जा सकता है। पारंपरिक संरक्षण तरीकों के पुनर्जीवित अथवा पारिस्थितिकी कृषि के नए तरीका का विकास अब व्यापक हो गया है। टिहरी में किसानों का बीज बचाओ आंदोलन और नवदान्य में दिखा दिया है और रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के बिना भी विविध फसल उत्पादन द्वारा आर्थिक रूप से व्यवहार्य कृषि उत्पादन संभव है। भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम सरित वनों के प्रबंध और पुनर्निर्माण के स्थानीय समुदाय की भूमिका के महत्व को उजागर करते हुए औपचारिक रूप से इन वनों की शुरुआत 1988 में जब उड़ीसा राज्य के संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव वन विभाग के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन सरित क्षेत्रों के बचाव के लिए कार्य करें। उनके गांव स्तर पर संस्थाएं बनाई जाती हैं जिससे ग्रामीण और वन अधिकारी संयुक्त रूप से इसमें वनों के संरक्षण में क्या करते हैं, काम करते हैं। इसके बदले ये समुदाय मध्य स्तरीय लाभ और गैर इमारती वन उत्पादों की हकदारी होते हैं तथा सफल संरक्षण से प्राप्त इमारती लकड़ी में भी भागीदार होते हैं। भारत में पर्यावरण के विनाश और पुनर्निर्माण की क्रियाशीलता
से सीख मिलती है और स्थानीय समुदाय के हर जगह प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में शामिल करना चाहिए, परंतु स्थानीय समुदाय को फैसले लेने की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका में आने में अभी देर है। अतः वे ही विकास क्रियाएं मान्य होनी चाहिए जो जनमानस पर केंद्रित है और पर्यावरण हितैषी और आर्थिक रूप से प्रतिफलित हो। क्लियर हो गया? तो ये आराम से आप लोगों को, वैसे थ्योरी है, समझने का कुछ है नहीं, 1-2 बार पढ़ोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। चलो ये हमारे यहाँ चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप लोग ये क्वेश्चन करना है, ठीक है ना। ये दोनों MCQ कंपटीशन वाला ये है। तो बाकी आप लोग किस प्रकार की प्रजातियों की IUCN की जो कैटेगरी है उसको डिफाइन करना है कि दुर्लभ, विलुप्त की है, क्या है पूरा के, जैसे काला एशियाई हाथी है, क्या विलुप्त है, मतलब इसका वर्ग है क्लियर करना है, ठीक है ना। वर्ग का मेल कौन सा वर्ग है इसे कलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हमारा दूसरा चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग तीसरे चैप्टर की ओर बढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।